So class start कर दो. Okay, so very good afternoon once again to everyone and welcome to CS Executive now. अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को. एक नेक्स्ट लेवल पे नए लेवल पे पहुंच गए. CSET क्लियर हो गया आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, और कुछ ऐसे भी होंगे जो हैं भी जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएट किया हुआ है या कोई और ऐसा कोर्स किया हुआ है जिसकी वजह से आपका CSET एग्जेम्प्टेड है. हमारे पास जितने भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप लोग मैसेज डालते रहेंगे सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस. ओके, आई एम CS दिशा शर्मा एंड आई एम गोना बी योर फैकल्टी फॉर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस. ये एक बड़ा ही प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो. जिस भी कंपनी में काम करोगे उस कंपनी से रिलेटेड जो लॉ है, वैसे तो बहुत सारे लॉ कंपनी के ऊपर लगते हैं, बट जो बेसिक कंपनी के ऊपर लॉ लग रहा है दैट इज कंपनी लॉ, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, आप ऐसे मत समझना क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे CSET में, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है, जिसकी आगे कुछ खास जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जर्नी में. ठीक है, करंट अफेयर्स का क्या है, वैसे आपको अपडेटेड रहना चाहिए बट काम नहीं करना है इस चीज में आपको. लेकिन ये सब्जेक्ट अब जो आप इस जर्नी में, नेक्स्ट जर्नी में पढ़ने वाले हो, एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में, ये सारे ही सब्जेक्ट अब ऐसे आएंगे जो आपको काम करने को मिलेगा जब आप फ्यूचर में कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे. आप इनमें से अपनी स्ट्रीम खुद चूज कर सकते हो कि आपको कौन से एरिया में CS बन के काम करना है. ठीक है, उस तरीके से आप आगे जॉब भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास टैक्स भी है. ठीक है, तो आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में उसमें भी काम कर सकते हो. आपके पास सिक्योरिटी लॉ है, JIDL है. बेटा सारे ही सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं. और ये तो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा. इनफैक्ट आप लोगों को ट्रेनिंग करने भी जाना होगा ना, CS की मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है. और आगे जब CS बन जाओगे तब भी कंपनी में काम करने जाओगे. पहले तो ट्रेनिंग के अंदर कंपनी में काम करोगे, फिर जब फाइनल CS बन जाओगे तो दोनों ही बार आपको जो भी आपके इंटरव्यू लेंगे तो क्वेश्चन काफी सारे कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस से भी पूछते हैं. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को डे 1 से ही आप ऐसे पढ़ेंगे एज इफ आप के लिए ही बना है और आपका काम है इसमें, तो पूरे दिल लगा के आपको पढ़ना है, नॉट जस्ट डूइंग फॉर्मेलिटी एंड ऑल. ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे, आपको ये सब्जेक्ट काफी अच्छा लगे. ठीक है, अभी CSET में क्या था, हमारे पास सिर्फ MCQ थे, तो इतना ज्यादा लर्न करना हमें थोड़ा छूट गया था, इतनी आदत नहीं थी. बस पढ़ा, कॉन्सेप्ट समझा एंड दैट्स इट. उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होते हैं, जो हमें सबसे बेस्ट लग रहा था हमने उसको टिक किया और हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं. हमने क्लियर कर लिया CSET, है ना. यहाँ पे ऐसा नहीं है. अब मुझे और इनफैक्ट पंकज सर को, जो हम आपके लॉज के सब्जेक्ट ले रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी अब आपके ऊपर. काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है कि नहीं है. तो इंग्लिश तो आपने पढ़ी है, जिन्होंने CSET नहीं दी है उन्होंने भी पढ़ी हुई है इंग्लिश, और आप लोग भी पढ़ के आए हो. प्लस CSET में भी एक सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज, वहां भी रिवाइज करके आए हो आप. लेकिन आगे के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये भी तो सब इंग्लिश में है ना. और इनफैक्ट आपके जो क्लाइंट्स आपसे बात करेंगे तो वो भी काफी इंग्लिश में बात कर सकते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बोलने से भी ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम आती है. इंग्लिश को बोल तो लेते हैं, अपनी बात समझा देंगे, बट जहां लिखने की बात आ रही है वहां पे प्रॉब्लम आती है. और आपको अब सब कुछ लिखना है, सारे पेपर्स डिस्क्रिप्टिव हैं आपके, है ना. तो इसीलिए जब लॉ जैसे पेपर है तो लीगल राइटिंग कैसे करनी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब से शुरू होगा. सो वी विल डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस एंड आई एम गोना पर्सनली चेक योर कॉपीज. ऑलमोस्ट एवरी क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन लिखवाया करूंगी, आप क्लास में ही बैठ के लिखा करेंगे और घर जाके भी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा. इससे क्या होगा, डेली बेसिस पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी. अभी आपको फर्स्ट क्लास में इतनी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं लग रही होगी बिकॉज यू डोंट नो राइट नाउ कि कैसे हमें लीगल आंसर्स लिखने होते हैं. देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया हाउ डू वी राइट आंसर्स इन लॉ. ऐसा डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिखना जैसे अभी तक 12th क्लास तक आप लिख के आए हैं. आप क्या लिखते थे पहले, एक इंट्रोडक्शन, मे बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जिसको आपने बोला, उसके बाद आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, खत्म हो गया आपका आंसर कंक्लूजन के साथ.
अभी ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एक प्रोविजन लॉ पढ़ाना है उनको, फिर फैक्ट्स बताने हैं क्वेश्चन के, फिर एनालिसिस देना है, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। एक अलग ही तरीका है आंसर लिखने का। हर एक पैराग्राफ में कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस सेंस में आप लिखोगे, कौन से टेंस यूज करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्न तो कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्लासेस अच्छी लगेंगी, लेकिन जब आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स लॉ ही तो है, तो एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीएसईटी का अगर मैं बोलूं कि जो रिजल्ट है 70 to 80% बच्चा पास होता है ऑल ओवर इंडिया, बट आप एग्जीक्यूटिव में देखो 4 to 5%, 3% ऐसे रिजल्ट जाता है ऑल ओवर इंडिया। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आप अच्छे से अगर लिख नहीं पाओगे तो अपनी बातें जो आपके माइंड में है, जो लॉ पढ़ा है अपने, उसको कैसे आप सामने वाले को समझा पाओगे? अगर आपने नॉर्मल प्लेन तरीके से आंसर लिख दिया जैसे 12th क्लास में लिखते थे, तो भी आपको 0 नंबर दे देंगे। आपका आंसर सही है बट क्राइटेरिया वो नहीं है, फॉर्मेट वो नहीं है, तो भी आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो बहुत अच्छे से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान देना होगा। जब जब आपको होमवर्क मिल रहा है, इसको बर्डन नहीं समझना है, और हर दिन को ऐसे पढ़ना है एज इफ कल ही आपका एग्जाम है। इस फीलिंग के साथ ही स्टार्टिंग से पढ़ेंगे आप। अभी जितना एंजॉय करना था आपने कर लिया सीएसईटी में, अभी थोड़ा सीरियसनेस की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि बी अ बोरिंग पर्सन और सिर्फ पढ़ते रहो, नो, डू वट एवर यू वांट, थोड़ी एक्टिविटीज करनी है करो, बट आपकी मेन प्रायोरिटी अब होनी चाहिए सिर्फ पढ़ाई। ठीक है। सो मेरा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ये फर्स्ट मॉड्यूल यानी कि फर्स्ट ग्रुप का पेपर है। सबसे पहले थोड़ा सा सिनॉप्सिस यानी कि आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद आज की क्लास में पढ़ेंगे भी। अच्छा, स्टार्टिंग के 1 या 2 हफ्ते तक माई स्पीड विल बी लिटिल स्लो। रीजन, आपको इंडल्ज कराना है मुझे इस सब्जेक्ट में, थोड़ी सी आदत हो जाएगी, आपको पढ़ने की भी आदत डालनी पड़ेगी भी। उसके बाद 3rd हफ्ते से मैं प्रॉपर अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। अच्छा, बीच में आप में से कुछ बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, रेज योर हैंड्स। आप सभी के एग्जाम्स होंगे ना, तो हो सकता है कुछ क्लासेस के लिए हम आपको ऑफ दे देंगे या पॉज दे देंगे या कुछ कम कर देंगे क्लासेस। ठीक है, वो आई विल टॉक टू रुचि मैम कि किस हिसाब से हम कर सकते हैं, बट आपको बर्डन नहीं लेना है कि ये वाली क्लास भी शुरू होगी और आपके एग्जाम्स भी हैं। थोड़े टाइम के लिए शायद हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आई विल हैव टू टॉक टू मैनेजमेंट फर्स्ट। सो डिटेल्स ऑफ सिलेबस, दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ये सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। अभी वो 50-50 वाला क्राइटेरिया गया। सीएसईटी में क्या 50-50 का हर सब्जेक्ट था, अब तो सीएसईटी भी बदल रहा है। लास्ट अटेम्प्ट है जनवरी अटेम्प्ट कि वो सीएसईटी दे रहे हैं। अब भी नेक्स्ट पेपर आने वाले जून में। जून में पहले कहाँ होता था सीएसईटी? साल में 3 बार जैसे सीए के पेपर होते हैं, उन्हीं के अगले अगले मंथ में सीएसईटी हुआ करेगा। 100 नंबर का पेपर हो चुका है वो भी। खैर, आपको क्या लेना देना इससे, अब तो आप क्लियर होके यहाँ पहुंच चुके हो ना, हम इसकी बात करते हैं। सो ये सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, 60 मार्क्स का है। उसके बाद दूसरा है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, कंपनी के रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ने वाले हो, ये 40 मार्क्स का है पार्ट बी। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि है क्या पार्ट ए और पार्ट 2 है क्या। पार्ट 1 जैसे कि मैंने आपको बताया 60 मार्क्स का है। इसमें ये 11 चैप्टर्स अब आपके सामने है। 11 अभी हुए हैं, पहले तो 12 थे। कुछ चैप्टर डिलीट हुआ है अभी, इंस्पेक्शन वाला, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन, तो इंक्वायरी वो आपको नहीं करना है। इनफैक्ट जो अभी भी बच्चे पेपर देने वाले हैं ना दिसंबर में, उनके लिए भी वो कट चुका है। ठीक है, और हो सकता है इस दौरान भी आगे कोई चेंजेस आने वाले हैं आपके करते करते भी, तो जैसे ही चेंजेस आईसीएसआई करेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स के नाम क्या है? अब ये जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे ना बच्चों, आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो सीएसईटी की पढ़ाई वापस आ गई है, तो ये सब्जेक्ट बड़ा इजी है, ये तो यूं निकल जाएगा सब्जेक्ट, इसमें तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है। ये एक मिथ होगा आपका। फर्स्ट चैप्टर सीएसईटी का जो एक चैप्टर था ना, कंपनी लॉ वाला चैप्टर 4 लीगल एप्टीट्यूड, वही है ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत नई चीजें होंगी, सब सेम है। इंट्रो था ना वहां पे पढ़ा आपने एंट्रेंस में, ये इंट्रो इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे ना, आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने सीएसईटी में पढ़ा है। ठीक है,
सेकेंड चैप्टर है लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज. वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज और आज मेरा टॉपिक भी मैं यही उठाऊंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक है, इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है आज के लिए. सो कंपनी के बारे में पढ़ेंगे आज. कंपनी क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, जितना आज हम क्लास में कवर कर सकते हैं. ओके, दो चैप्टर्स करने के बाद अब हमें करना होगा एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आपने सुना होगा कि कंपनी बनाई नहीं कि सबसे पहले आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं जिसका नाम है एमओए और एओए. ये कंपनी का बेस है. अगर ये स्ट्रांग नहीं होगी तो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि अच्छे से वर्क नहीं करेगी और एक टाइम आएगा शायद कंपनी को बंद भी करना पड़े. तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है. जब आप सीएस बनोगे you'll have to make sure कि कंपनी एमओए और एओए को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है. आप सब तरीके का लॉज चेक करोगे ना कंपनी में. यू विल बी कॉल्ड एज लीगल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंप्लायंस ऑफिसर भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है, सो आप सारे लॉज बहुत मन लगा के पढ़ो. सच में जितना आप अच्छे से अभी पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आप अर्न करोगे. ट्रस्ट मी. ऐसे बहुत सारे सीएस है जो बस बन के पास हो जाते हैं और दे आर डूइंग नथिंग और स्ट्रीम बदल लेते हैं बाद में जाके कि अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे. वो ही टिका रहेगा यहाँ पे जो अभी अच्छे से अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेगा. ठीक है बेटा, अब चूज कर लिया ना आपको सीएस करना है तो पूरा दिल लगा के करो. इसमें ऊपर ऊपर से कुछ करना ही नहीं है, आपको हर चीज समझ के करनी है. एंड टीचर्स आर ऑल अवेलेबल फॉर यू. यू आर पेइंग फॉर इट, तो वसूलना है आपको. मैं तो साफ बोल रही हूँ आपको फर्स्ट क्लास में. आपको हमसे टाइम मांगना है, वी विल गिव यू टाइम. आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्लास से पहले, क्लास के बाद, वी आर रेडी टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम एज वेल. बट आपको खुद हमारे पास आना पड़ेगा इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है, वी विल गिव यू आवर व्हाट्सएप नंबर एज वेल. तो आप कभी घर पे भी पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन पोस्ट योर डाउट ऑन अ व्हाट्सएप नंबर. जो भी हमारा फ्री टाइम होगा टीचर्स वहां पे भी आपको आंसर कर देते हैं. और क्लास में तो फेस टू फेस आप पूछ ही सकते हो, क्लास के बाद भी, क्लास से पहले भी. ठीक है, बट आपको खुद अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा. कोई भी टॉपिक ऐसा सोचना ही नहीं कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये छोड़ दो, इसको लाइटली पढ़ लेते हैं. नहीं बेटा, हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, ये क्यों बोल रही हूं मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी. पहले चौथा चैप्टर करते हैं, शेयर एंड शेयर कैपिटल. आप लोगों ने 12th क्लास तक अकाउंट्स में ये चैप्टर पढ़ा है, प्रैक्टिकल शेयर एंड शेयर कैपिटल, और थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ी है. और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें डर भी लगता था. बट अभी आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि अकाउंट्स में भी आपको ये चैप्टर है, वहां भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे. और मैं सारी इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगी. मेरी बुक के हिसाब से 50 पेजेस कवर कर रहा है ये चैप्टर. मेरी बुक के सबसे लेंथी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4. बट पेपर में इसकी वेटेज अभी तक बड़ी कम आई है. ज्यादा से ज्यादा 10-12 नंबर का ही इस चैप्टर में से आता है. लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है मिला के जो 30-40 नंबर के यूं हो सकते हैं पार्ट बी में. ठीक है, कुछ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें 20 से 25 नंबर का पेपर आ जाता है. तो उनको तो पी जाना है आपको, एज इफ कि ये तो बहुत अच्छे से कर लिया आपने. ओके, फिर आता है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स. सुनने में सेम सेम लगता है. काफी लोग मेंबर्स को शेयर होल्डर्स बोल देते हैं और शेयर होल्डर्स को मेंबर. कौन है ये? कंपनी के मालिक है. शेयर खरीदा कि बन गए कंपनी के मालिक. 12th क्लास तक तो यही पढ़ाते हैं हमें बुक्स में. बट अभी आप समझोगे द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर. असली मालिक तो मेंबर होते हैं, नॉट द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर सिर्फ शेयर का मालिक है, उस शेयर से ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है कंपनी में. लेकिन मेंबर ही है जो असली डिसीजंस लेंगे कंपनी के. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ये भी आपने 12th क्लास में पढ़े हैं. डिबेंचर्स, बॉन्ड्स पढ़े हैं ना, जो कंपनी के सर पे एक भार होते हैं, एक लाइबिलिटी है. हाँ जी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. यस, क्योंकि इसको रीपे भी करना रहता है और इस पे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है. बट पैसा आता है इनसे, इनसे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं. ओके, फिर हमने पढ़ना है चार्जेस. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. 5 से 7 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का है इस चैप्टर का, आना ही आना है. और ज्यादा बड़ा चैप्टर है ही भी नहीं है. चार्जेस क्या होते हैं? सुना आपने कभी चार्जेस वर्ड? कंपनी के रेलेवेंस में कुछ सुना है ऐसा वर्ड? देखो, कंपनी जब भी बड़े अमाउंट का लोन लेती है तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको लोन क्यों देगा? जब तक ये लोन लेने के बदले में कंपनी कुछ सिक्योरिटी नहीं रखवाएगी.
कुछ तो बैंक के पास सिक्योरिटी रखवाओ, बैंक को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि व्हाट इफ कंपनी वालों ने लोन वापस नहीं किया तो हम क्या करेंगे। तो सिक्योरिटी जमा कराते हैं हम अलग से बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और इस सिक्योरिटी के ऊपर कुछ पेपर वर्क करवाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज क्रिएट करवाना। ठीक है, तो जो भी लोन लिया उसके बदले में जो गिरवी रखा है उसके ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन जब कराते हैं सो हम बोलते हैं कि चार्ज क्रिएट हो गया है आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसी चीजें आप पढ़ोगे चैप्टर 7 में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी का मेन मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना, उस प्रॉफिट को कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हम 8th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड देन काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा ये भी चैप्टर है अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। आप सोचोगे मैम हम तो सीएस कर रहे हैं तो ये ऑडिटर का चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो, ऑडिटर तो सीए होते हैं ना, हम थोड़ी ऑडिट करेंगे कंपनी में जाके। अब सीए ऑडिट कैसे कर रहा है, वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी तो आप ही को चेक करना है। इसीलिए आपको सीए का भी काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए आपको उनका भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे। और कंपनी के अकाउंट्स बनते कैसे हैं और फिर उन्हीं अकाउंट्स को ऑडिटर यानी कि सीए ऑडिट कैसे करता है ये भी अच्छे से आपको सीख लेना। फिर बड़ा मजेदार चैप्टर है, वैसे हमारी बुक के हिसाब से ये 40 पेज का है, बट अभी रिसेंट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ 10 से 15 पेज तो डिलीट कर दिए हैं ICSI ने ही। तो हमारे पास कुछ 20 से 25 पेज बचे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। ये ज्यादा लेंदी देखने में लगता है बट पढ़ने में इतना ज्यादा लेंदी नहीं है। 2 मैक्सिमम 3 क्लासेस में ही हम इसको खत्म कर देंगे। क्या है ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमलगमेशन, व्हेन 2 और मोर कंपनीज मर्ज एंड दे बिकम जस्ट सिंगल कंपनी, उसको बोलते हैं अमलगमेशंस। एंड ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जब कंपनी कॉम्प्रोमाइज करती है अपने क्रेडिटर्स के साथ, जिनको लोन जिनसे लिया था उनको लोन नहीं चुका पा रहे, तो उन्हीं क्रेडिटर्स के साथ सुलह करती है कंपनी, और ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रोमाइज करना। और ऐसे ही अरेंजमेंट भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो सब हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर में। ओके, डोरमेंट कंपनी तो पढ़ा ही है आपने, उसको पूरा चैप्टर बना दिया। देखो आपने इतना सा 2-3 लाइंस पढ़ी थी, बस एक पैराग्राफ पढ़ा था सीएसईटी में। स्लीपिंग कंपनी जो कुछ भी नहीं कर रही है, इनएक्टिव कंपनी इज कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी। पूरा चैप्टर है 10 पेजेस का, और एक क्वेश्चन यहाँ का भी पक्का है, आना ही आना है डोरमेंट कंपनी का 1 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आता है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। कितने कम चैप्टर्स हैं और हमारे पास है 40 मार्क्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स पढ़ने आपको, 7 चैप्टर्स, और आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे 40। और वहां देखो 11 चैप्टर पढ़ने हैं, तब जाके आप 60 मार्क्स कवर करोगे। तो इसको सबसे ज्यादा जब रिवीजन करोगे ना, सबसे पहले ये 40 मार्क्स कवर करके पक्के करके साइड कर देना। ठीक है, जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, ये भी तो आप ही को अरेंज करानी है। कंपनी में मीटिंग्स अरेंज भी करानी है, फिर मीटिंग में भी बैठना है, मीटिंग खत्म हो जाने के बाद मीटिंग के रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं, ये सब आप ही का काम होने वाला है। तो वो कैसे होगा, इसके लिए आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर्स कौन है, डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ के ओनर है सीए आशीष कालरा सर इस इंस्टीट्यूट के, बट यहाँ पे 3 ब्रांचेस जो हमारी हैं, तीनों को मैनेज करने के लिए भी हैव डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स। यहाँ के लिए रुचि मैम है, और एक और ब्रांच है वहां पे रेनू मैम है, और लक्ष्मी नगर है, लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच पूनम मैम संभालती है। ठीक है, सो बेसिकली डायरेक्टर्स हम इनको बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये डेली बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं। बट ओनर है जो, वो डेली बेसिस पे नहीं मिलेंगे आपको, उनको डेली बेसिस की छोटी चीजें नहीं पता होती। उनके लिए किसको रखा है कंपनी में, डायरेक्टर को, और डायरेक्टर को सैलरी मिलती है इस काम के लिए, कौन देता है, मालिक, जो ओनर है। ठीक है, सो चैप्टर 14, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। ये जो डायरेक्टर वाला चैप्टर है, इसी को आगे हम लेकर जाएंगे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी पावर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो खुद के उनके पास है, किसी से पूछना नहीं है, और कौन सी ऐसी पावर्स है जो यूज करने के लिए शेयर होल्डर से, मालिक से पहले पूछना है। ठीक है, तो ऐसी कुछ उनकी जो पावर्स हैं वो हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड देन ये 16th चैप्टर तो हो गया है डिलीट।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब आपका डिलीट हो चुका है, ये नहीं पढ़ना है, तो हमारे पास 6 ही चैप्टर्स बचे हैं इसके। फिर है एनुअल रिपोर्ट, पूरा साल काम करने के बाद कंपनी को एक रिपोर्ट हर साल बना के, लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये कंपलसरी है, रिपोर्ट बना के हमेशा आरओसी में देनी होती है। अब नई क्लास है, फर्स्ट डे है, आरओसी, आरडी, एनसीएलटी, इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा, डिटेल में नहीं पता होगा, तो नेक्स्ट क्लास में विद प्रॉपर नोट्स, नोटिंग के साथ मैं आपको कराऊंगी आरओसी, आरडी और सीआरसी और ये सब बॉडीज है क्या, क्योंकि इनके नाम बार बार आप मेरे सिलेबस में और पंकज सर के सिलेबस में सुनते ही रहोगे, तो इसीलिए फर्स्ट क्लास में मैं आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर दूंगी। ओके, लास्ट चैप्टर है केएमपीस, की मैनेजरियल पर्सोनल, इसकी छोटी सी डेफिनेशन सेक्शन 203 में रूल 8 के साथ आपने सीएसईटी में पढ़ी है। केएमपीस कौन है? कंपनी का सीईओ, सीएफओ, सीएस, managing director, manager, whole time director, and all the persons one level below whole time director, they are also called as KMPs। मतलब सब हाई लेवल पर्सन्स जो हाई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं कंपनी में, उनका नाम है KMPs। और CS भी इस लिस्ट में आता है, आप लोग भी इसी लिस्ट में फॉल कर रहे हो, मतलब आप भी की मैनेजरियल पर्सोनल हो, बट इनको जैसे सैलरी दी जाती है उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं दी जाती, आपका अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ जहां पे आप जॉब कर रहे हो, और इनका सैलरी निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, कंपनी के नेट प्रॉफिट के हिसाब से या फिर कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से हम इनकी सैलरी निकालते हैं, ठीक है। मतलब आपकी ऐसी नहीं होगी, आपकी सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ अलग रहता है। ओके, सो दीज आर द चैप्टर्स विच वी आर गोना कवर। एक छोटा सा ग्लिम्स था, बाकी तो हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे जब एक एक चैप्टर को उठाएंगे। अब इसके साथ हमारी और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम चैप्टर्स को तो करेंगे ही, साथ के साथ हमें केस स्टडीज भी कवर करनी होंगी। अब ये केस स्टडीज क्या है? गॉन आर द डेज जब आपका पेपर बहुत ही डायरेक्ट सिंपल सिंपल शब्दों में आपसे पूछा जाता था, 12th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे सब, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ऐसे ही तो टॉपिक्स होते थे। अब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे और आपको भी आंसर घुमा फिरा के देना है, उसको बोलते हैं केस स्टडी फॉर्मेट। एक केस आएगा प्रॉपर, सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ कि कंपनी के ऊपर ये चीज लगती है या नहीं, नहीं, आपको एक स्टोरी देंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ऐसे 7 लोग टोटल कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने एक पब्लिक कंपनी बनाई थी, एक एक शेयर लिया था इन्होंने कंपनी में, सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? ये देखो कितनी स्टोरी घुमा के आपसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग डाल दिए, कोई सिचुएशन डाल दी, इसको बोलते हैं केस स्टडी। ओके, तो आपको मैक्सिमम पेपर ऐसे ही आने वाला है और बहुत ही कम मात्रा के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पूछ रहे हैं, मैक्सिमम केस स्टडीज है, ठीक है। तो केस स्टडी के ही आंसर वैसे होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोविजन लिखना है, फिर फैक्ट्स लिखना है, फिर एनालिसिस और लास्ट में कंक्लूजन, वो सिखाएंगे आपको वंस आवर चैप्टर इज ओवर, पहला वाला चैप्टर, उसके बाद मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगी। तो फर्स्ट वीक आप लोग फ्री हैं, फर्स्ट वीक एज सच कोई होमवर्क नहीं मिलेगा लिखने के लिए, बट जैसे हमारा नेक्स्ट वीक शुरू होगा तब थोड़ा सा आपको मेरे साथ साथ करना पड़ेंगी चीजें। ओके, तो केस स्टडी अगर हो रही है तो साथ ही साथ हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ ओरली तो क्वेश्चंस कराऊंगी नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगी भी क्लास में भी और होमवर्क भी मिलेगा, तो डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको क्या चाहिए? एक सेपरेट नोटबुक फॉर कंपनी लॉ। मेरे सब्जेक्ट का काम मेरी कॉपी में होगा, कोई और सब्जेक्ट की कॉपी में आप कॉमन नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट की अलग कॉपीज बनाइए आप लोग, ठीक है। जिस दिन आपकी कंपनी लॉ की क्लास है उस दिन आपको वो नोटबुक अपने साथ ही कैरी करनी है, क्योंकि उसमें आंसर लिखोगे, एक रिकॉर्ड बनता जाएगा, ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस है, ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस है। मेरी बुक मिलेगी आपको, काफी अच्छे नोट्स हैं, इजी लगते हैं बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि आपका जो मॉड्यूल है दैट्स वेरी लेंदी, बच्चे सोचते हैं यार, जोश होता है शुरू शुरू में बड़ा कि चलो हम तो कंपनी लॉ का मॉड्यूल उठाएंगे, और वही 10 से 15 दिन में हो जाती है टाइम टाइम फिश, क्योंकि इतना ज्यादा लेंदी है वो, जिसको एक बार तो पढ़ लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट रिविजन्स, 2 से 3 बार रिविजन्स नहीं की तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, और वो इतनी मोटी बुक में से तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप मेरी बुक आंख बंद करके पढ़ सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मेरी बुक में नहीं मिलेगा, और कुछ बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा अगर, तो वो मैंने अपनी बुक में कवर नहीं किया है, जो आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे।
ठीक है। सो आप आराम से मेरी बुक रेफर करेंगे, प्लस आई हैव ऑल्सो मेड अ क्वेश्चन बैंक फॉर यू। हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद आंसर्स। सो व्हाट यू कैन डू, उसमें से भी क्वेश्चंस उठा के आप लिखना शुरू कर सकते हो और मेरे ही आंसर के साथ अपना आंसर मैच कर सकते हो जब आपको खुद अपने लेवल पे घर पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वंस अ चैप्टर इज ओवर, आपको उस क्वेश्चन बैंक में जाके उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, जो डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे से आके पूछना है। लेकिन अगर आप पाइल अप करोगे, कोई बात नहीं, दूसरा चैप्टर की बारी जब आएगी या संडे जब आएगा तब हम पढ़ लेंगे, तो हर चीज पाइल अप होती जाएगी। एक भी दिन अगर आपने होमवर्क मिस किया, सोचो आप कभी नहीं कर पाओगे वो होमवर्क, आपको नहीं मिलेगा टाइम, क्योंकि अगले दिन फिर आपको एक और होमवर्क मिलेगा। सो कभी भी डिले मत करना ये चीजें, ठीक है। उसके बाद वंस वी आर डन विद आवर सिलेबस, इंडिविजुअल टेस्ट तो मैं आपके लेती रहूंगी। जैसे ही चैप्टर खत्म, मतलब आपका टेस्ट होने ही वाला है, हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा इंडिविजुअली, ठीक है। उसके बाद लास्ट की बारी आ गई, अब हमारे रिविजन्स की बारी आ गई। जब हम रिविजन्स कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में खुद कराऊंगी आपको, 2023, 24, 25, यहां तक के पिछले 3 साल के क्वेश्चंस मैं खुद कवर कराऊंगी दोनों अटेम्प्ट्स के। मतलब हम पिछले 6 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस कर लेंगे, आप मेरे साथ कर लोगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है कि मैम ने ये नहीं कराई चीज, वो नहीं कराई, हर चीज क्लास में कवर होगी विद राइटिंग प्रैक्टिस, विद ऑल दी टेस्ट एंड मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार पहले मैं 50% सिलेबस का टेस्ट ले लेती हूँ, एंड आफ्टर दैट एक 100% सिलेबस का लास्ट में बनेगा। इनफैक्ट 2 या 3 मॉक टेस्ट हम आपके लास्ट में लेते हैं, जिससे काफी अच्छी रिविजन आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी। और इवन बच्चों, जैसे चैप्टर चल रहा है तो क्वेश्चन बैंक के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी आपको करा दिया करूंगी, ठीक है। सो दैट आप टॉपिक को क्वेश्चन से रिलेट कर पाओ कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और हमें कैसे आंसर लिखने होंगे, ठीक है। थोड़ी सी क्लासेस और निकलने दो, आई विल सजेस्ट यू अ गुड स्कैनर ऑल्सो, यू कैन बाय दैट स्कैनर। 2 स्कैनर्स आते हैं, एक तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है और एक टैक्सेशन का, सॉरी टैक्समैन का स्कैनर आता है। तो इन दोनों में से कोई भी आप रेफर कर सकते हो। और कुछ आगे आने वाली क्लासेस में जब मैं आपको बोलूंगी कि अब आप लेने का टाइम आ गया, अब आप खरीद लो उसको, तो आप क्लास में भी कैरी करना, ठीक है। So this was all about my strategy and the overall syllabus. Now it's time. Let's start studying also. तो मैं स्टार्ट करूंगी, आज का एक टॉपिक चूज किया मैंने आपके लिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाँ जी। सो सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो, हमारे पास ये जो नया कंपनीज एक्ट है, सालों से ये एक्ट नहीं था। इससे पहला जो कंपनीज एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। बट एज यू ऑल नो, हमारा देश तेजी से ग्रो करता जा रहा है। रीजन, जब से हमारे सामने मोदी गवर्नमेंट आई है, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारे देश में, ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं। बट कंपनी लॉ तो वही पिछड़ा हुआ था, 50 से 60 साल पुराना 1956 का हम एक्ट अभी भी फॉलो कर रहे थे, और देश कहां से कहां पहुंच चुका है। इसीलिए बहुत ज्यादा नीड थी, नेसेसिटी थी कि एक नया कंपनीज एक्ट आए, ताकि कंपनीज की भी ग्रोथ तेजी से बढ़े। और कंपनीज की ग्रोथ बढ़ रही है बच्चों, तो हमारे देश की ग्रोथ बढ़ रही है। कंपनीज लॉट ऑफ, कंपनी pays a lot of taxes to the government and government earns a lot of money with the help of companies, ठीक है। सो ये पूरी एक साइकिल है, इसीलिए कंपनी लॉ को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट हमारे सामने आया था जिसने पुराने वाले और नए वाले एक्ट को मिला दिया था। ऐसा नहीं हुआ था कि पुराने वाले एक्ट को 360 डिग्री आपने चेंज कर दिया, उसी में कुछ अच्छी चीजें लेकर आए और कुछ बुरी चीजों को डिलीट कर दिया, और आपके सामने खिचड़ी बना के एक बढ़िया सा एक्ट सामने आया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो पुराने वाले एक्ट को ही कंसोलिडेट किया है और उसी को अमेंड यानी कि चेंज कर दिया था। कौन सा लॉ? जो कंपनी से रिलेटेड लॉ था। किस लिए चेंज किया बच्चों? हमारे देश में इंटरनेशनल और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मनी,
इंटरनेशनली भी हमें ग्रो करना था और नेशनली डोमेस्टिकली तो ग्रो करना ही था, इसीलिए नया एक्ट हम सामने आया. सो एक्ट वाज नेसेसिटेटेड टू मीट चेंजेस इन नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और हमें अपने देश की एक्सपेंशन की जरूरत थी, ग्रोथ की जरूरत थी. दैट इज वाई नया एक्ट हमारे सामने आया था. आगे चलते हैं. इस नए एक्ट को हमारी गवर्नमेंट का बेसिकली पार्लियामेंट में कब अप्रूवल मिला था? एक सेकेंड. ओके, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कंपनीज एक्ट बना भी कैसे था, सामने कैसे आया था, 3 स्टेजेस क्या थे वो, इसके बाद डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कौन सी डेट को ये एक्ट आया था और इसमें क्या क्या है. ये एक्ट प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था 2013 में. सो द डेट वाज 29 अगस्त 2013. आप कितने साल के थे इस टाइम पे? 8 इयर्स, छोटे से बच्चे थे आप. तब हमारे सामने ये एक्ट आया था. हमें पता चला अरे देश का प्रेसिडेंट जो उस समय था उसने 29 अगस्त 2013 में हाँ बोल दी थी इस एक्ट के लिए. और जब प्रेसिडेंट किसी भी चीज के लिए हाँ बोलता है, किसी एक्ट को आने के लिए, तो वो लॉ बन जाता है. ठीक है. सो 29 अगस्त 2013 को हमारे देश में ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने 29 अगस्त को हाँ बोल दी थी, और हम लोगों को भी पता चल चुका था, नोटिफाई हो चुका था ऑफिशियल गेजेटी में. नाउ व्हाट इज ऑफिशियल गेजेटी? इट्स अ काइंड ऑफ लीगल न्यूज़पेपर. जब भी गवर्नमेंट को हमको कोई लॉ से रिलेटेड चीज बतानी होती है, वो कहाँ छापते हैं, कहाँ पब्लिश करते हैं? ऑफिशियल गेजेटी, अ लीगल न्यूज़पेपर. तो हम लोगों को इससे अगले दिन पता चला था, यानी कि 30 अगस्त 2013 को, जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए. अब धीरे धीरे सेक्शंस आए थे. टोटल 470 सेक्शंस है हमारे पास कंपनी लॉ में, लेकिन धीरे धीरे नए सेक्शंस हमारे सामने आए थे. ऐसे नहीं था कि एक ही डेट को सारे सेक्शंस दे दिए. डिफरेंट डिफरेंट डेट्स अलॉट की गई थी, और हमारे सामने इवन आज भी नए सेक्शंस आते हैं और उनमें चेंजेस होते रहते हैं. वो तो चलता ही रहेगा, चेंजेस तो चलते ही रहते हैं. ठीक है जी. इंट्रोडक्शन. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि पुराना हो चुका है कंपनीज एक्ट 1956. इट्स अ नीड नाउ कि हमें नया एक्ट लेकर आना है. क्यों? नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल था, देश के एक्सपेंशन का सवाल था, ग्रोथ का सवाल था. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ था ये नया एक्ट लेकर आने के लिए. ओके. सेंट्रल गवर्नमेंट इवन आज भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करती रहती है कंपनीज के लिए. पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. अब हम बात करेंगे इस एक्ट का सेक्शन 1 कौन सी डेट को आया था. जब एक्ट आया था हम लोगों को पता चला, ऑफिशियल गेजेटी में छपा था 30 अगस्त 2013 को. उसी दिन आ चुका था फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट. क्या लिखते हैं उसमें? सेक्शन नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट कहां कहां पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सी लॉज, कौन कौन सी और कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट ही लगेगा. जैसे कंपनी है कोई इंडिया की, उसके ऊपर कौन सा लॉ लगता है? कंपनीज एक्ट लगेगा. उसके बाद अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनके ऊपर भी लगता है. बट बेटा बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनके तो खुद के भी एक्ट्स है ना. बैंकिंग कंपनी का एक्ट कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कौन सा है? अलग से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2002 2003. ऐसे ही कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हैं. धीरे धीरे सब पढ़ोगे आप, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, क्या इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी होती है. तो बॉडी कॉर्पोरेट जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सुननी है उनको, और कंपनीज एक्ट की भी सुननी है. तो ऐसी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में. ये लिखा है सेक्शन 1 में कहां कहां पे कंपनीज एक्ट लगता है. सिर्फ कंपनी पे नहीं, और भी कुछ ऐसी कंपनीज है, उनको भी फॉलो करना है. उसके बाद 98 और सेक्शंस आए थे 12 सितंबर 2013 को. आपको डेट्स याद नहीं करनी, बस एक बार पढ़ना है. 143 सेक्शंस आए थे 1 अप्रैल 2014 को, और सो ऑन. मतलब धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स देते गए और नए नए सेक्शंस हमारे सामने आते गए. आज कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस इन आवर कंपनी लॉ. सो कंपनी लॉ में टोटल कितने सेक्शंस? 470. एक ही चैप्टर में डाल दिए क्या? नहीं, वी हैव टोटल 29 चैप्टर्स. 29 चैप्टर्स के अंदर डाले हैं अलग अलग 470 सेक्शंस. आपको कितने पढ़ने हैं सिलेबस में? जस्ट 350. इतने तो पढ़ने हैं बस.
ये हमारे सिलेबस में एग्जीक्यूटिव के इतने आसपास ही हो, 300 से 350 के आसपास सेक्शंस आपको कवर कर लेने होंगे। ओके, ईच चैप्टर हैज अ सेट ऑफ रूल ऑल्सो। अब ये रूल क्या है? आप कहोगे मैम सेक्शन क्या होते हैं, ये चैप्टर तो अभी तक पता था हमें, ये सेक्शन क्या है? बेटा जब भी लॉ पढ़ रहे हो तो पॉइंट्स नहीं होंगे, टॉपिक नहीं होंगे, सेक्शंस होंगे। हर बात सेक्शन में लिखी हुई है, पॉइंट को हम यहाँ पे सेक्शन बोलेंगे, और सेक्शन के अंदर की जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम प्रोविजन बोलते हैं। जो हमें आंसर में लिखना होता है ना प्रोविजन, तो उस सेक्शन का प्रोविजन लिखना होता है आपको। हर चैप्टर में 29 चैप्टर्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स भी हैं। अब आप कहोगे मैम ये रूल्स क्या है? रूल्स निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। काफी बार सेक्शन छोटा सा होता है, उसमें चीजें डिटेल नहीं होती, तो सेक्शन को रूल के साथ में रख के पढ़ना होता है ताकि सेक्शन और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सेक्शंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निकालती रहती है? रूल्स। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ 2, 3, 4, 10, 15 भी हो सकते हैं रूल्स। किसी किसी में एक ही रूल चलता है, किसी में 2-4 रूल्स भी चलेंगे। ठीक है, रूल के भी अपने एक नाम होते हैं। ओके, कितने स्केड्यूल्स हैं? वी हैव 7 स्केड्यूल्स इन कंपनीज एक्ट। तो वी हैव 470 सेक्शंस, 7 स्केड्यूल्स, 29 चैप्टर्स, एंड हर चैप्टर में होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। रूल्स आर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शंस। सेक्शन के अंदर जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, प्रोविजन। अब कंपनीज एक्ट जो हमारे सामने आया था तो कुछ ऐसी नई नई चीजें लेकर आया था, जो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, जो पहले नहीं होता था कंपनीज एक्ट में। अगर था भी तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे उसको। क्या था ऐसा? कंपनीज एक्ट अपने साथ लेकर आया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, और कंपनी पे कितने सारे लॉज लगते हैं। कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ इतने सारे पंकज सर पढ़ाएंगे आपको। तो ये सब कंपनी के ऊपर अच्छे से लागू होते हैं, और कंपनी इसको फॉलो करे, ये किसका काम होता है चेक करना? सीएस का। तो सीएस कंपनी में क्या करवाता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी पर लगते हुए लॉज को गवर्न यानी कि फॉलो करवाता है। तो आज हर कंपनी को अपने लॉज को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, नहीं तो बहुत सारी पेनल्टीज है, इवन जेल भी जाना पड़ सकता है कंपनी के KMPs को, शेयर होल्डर्स को, काफी डायरेक्टर्स को। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, लॉज मानने पड़ेंगे, एंड कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर दी हैं। जो पहले बहुत रिजिड थी चीजें पुराने एक्ट में, अब सिंपल हो गई हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है। इन्वेस्टर्स अपने खून पसीने की जो कमाई है वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि हमें कंपनी से रिटर्न मिलेगा, बट व्हाट इफ कंपनी ने उनको रिटर्न ही नहीं दिया? तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को यहां रखा हुआ है कंपनीज एक्ट ने। ये तुम्हारे को पैसा देते हैं तुम्हारा बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारी कंपनी में, तो इनको भी बराबर रिटर्न्स मिलने चाहिए, डिविडेंड्स मिलने चाहिए, इंटरेस्ट मिलने चाहिए। इस चीज का ध्यान हमेशा कंपनीज एक्ट ने रखा हुआ है। 10 इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट मीन्स ये जो लॉ बना था, मेक्स आर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब बहुत सारी चीजें कंपनीज एक्ट 2013 में, छोटा मोटा एक्ट नहीं है, काफी डिटेल्ड लेंदी एक्ट है ये। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप इसमें पढ़ने वाले हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? इससे भी पहले मैं चाहती हूं मैं आपको ये सिखा दूं कि कंपनीज एक्ट बनता कैसे है। कुछ तो चीजें आपने आज जो पढ़ी है CSCT में कवर की है। ओके, सो हाउ कंपनीज एक्ट वॉज मेड, कैसे बना था ये एक्ट? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेजेस में कंपनीज एक्ट हमारे सामने आया था। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हमारे देश में जो कॉरपोरेट मैटर्स को हैंडल करता है, ध्यान से सुन रहे हो आप, कॉरपोरेट मैटर्स क्या है? जहां पे सारे बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स की बात हो रही है, उनको कौन सी वाली मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है? सारा काम नहीं कर रहे ना मोदी जी, सारा काम नहीं कर रही ना हमारे देश की गवर्नमेंट्स भी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर एवरीथिंग। एजुकेशन का अलग है, पेट्रोल का अलग है, हॉस्पिटल्स का अलग है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक का अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे ही कॉर्पोरेट मैटर्स का डिपार्टमेंट का नाम बोलो जल्दी।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये संभालता है कॉर्पोरेट मैटर्स को। इसके अंदर बहुत सारी एक्ट्स भी आती हैं, जैसे कंपनीज एक्ट तो आई थी, आ ही रही है इसके अंदर, एमसीए के अंडर। इसके अलावा एलएलपी एक्ट सुना है आपने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और इवन पुरानी वाली पार्टनरशिप एक्ट भी सुना होगा आपने, सुना है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहां पे भी बिजनेस होते हैं। यस, सीसीए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट, ये सब एक्ट्स जो है, वेरी गुड, एमसीए हैंडल करता है। यहां सब बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो एमसीए ने क्या किया था सबसे पहले? एमसीए ने एक बिल ड्राफ्ट किया था, लिखा था। बिल क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल, जिसमें सब लिख के दिया था एमसीए ने कि हम कैसा वाला एक्ट चाहते हैं। एमसीए को किसने बताया था ये सब कि ऐसा ऐसा डिमांड करना आप गवर्नमेंट से? हमारे पास एक कमेटी है, पहले वाले एक्ट को जो सामने लेकर आई थी 1956 को, जिस कमेटी ने वर्क किया था, इस पेपर वर्क किया था, उसको बोलते थे भाभा कमेटी, BHABHA। अभी वाली जो कमेटी है जिसने एक नए वाले कंपनीज एक्ट पे वर्क किया था, उसका नाम है JJ ईरानी कमेटी। ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर काम किया था इस कमेटी ने? कौन था इसका चेयरमैन? JJ ईरानी। इसके चेयरमैनशिप के अंडर इस कमेटी ने सारे पेपर वर्क तैयार किया, रिकमेंडेशंस दिए, क्यों पुराने वाला एक्ट बेकार है, कौन सी नई चीजें सामने आनी चाहिए, और फिर ये रिकमेंडेशंस दिए थे एमसीए को। और एमसीए ने इसके ऊपर एक प्रपोजल बनाया, प्रॉपर फॉर्मल प्रपोजल, कि ये हमारी डिमांड है, ऐसा वाला एक्ट चाह रहे हैं हम। जैसे ही एमसीए ने इसके ऊपर बिल ड्राफ्ट किया, ये बिल ड्राफ्ट करके कहां पहुंचा? देश के पार्लियामेंट में सेकंड स्टेप पे पहुंच गए। बच्चों, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले लोकसभा में चर्चा हुई, लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया, लोकसभा के मेंबर्स ने हाँ बोल दिया। फिर उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स ने हाँ बोला। फाइनली अब ये पहुंच गया था थर्ड स्टेप पे, हमारे देश के उस टाइम के प्रेसिडेंट के पास गया। बच्चों, प्रेसिडेंट ने इसके लिए हाँ बोल दिया था। कौन सी डेट को? 29 अगस्त 2013। जिस दिन 29 अगस्त था 2013, प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया था, अजेंट दिया था, तो मतलब हमारे सामने कंपनीज एक्ट आ गया था इससे अगले दिन। कौन सी डेट थी? 30 अगस्त 2013 को ये बात ऑफिशियल, वेरी गुड, गैजेटी में पब्लिश हो गई। जिस दिन पब्लिश हुई, हमारे सामने कंपनीज एक्ट आ गया था पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जिस दिन प्रेसिडेंट हाँ बोलता है, वो बिल नहीं रहता, वो बिल से क्या बन चुका होता है? एक्ट, लॉ। तो इस तरीके से हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 आया था। इट्स टाइम टू नोट दिस, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
एमसीए ने बिल ड्राफ्ट किया, बिल ड्राफ्ट करने के बाद पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो गया, फिर हम लोग इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, सो अब आप रेडी हो कंपनी की मीनिंग पढ़ने के लिए। कंपनी क्या है? व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी का जब मीनिंग पूछेंगे आपसे तो अपने सेंस में लिखो, बट कंपनी की डेफिनेशन जब आपसे पूछेंगे तो एग्जैक्ट शब्दों में आपको लिखनी पड़ती है, इनफैक्ट हर चीज की डेफिनेशन। तो कंपनी का जो मीनिंग हमें बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी वर्ड है जो, वो ओरिजिनेट कहां से हुआ है। कंपनी दो लैटिन वर्ड्स है, कॉम और पनीस, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। दो लैटिन वर्ड्स कौन से हुए? बोलते रहो बेटा साथ में, प्लीज पार्टिसिपेट। कॉम एंड पनीस। बेटा कॉम का मतलब होता है विद, एंड टुगेदर मतलब साथ में, टुगेदर। और पनीस का मतलब होता है ब्रेड। तो क्या मतलब हुआ? कुछ लोग मिलके ब्रेड खा रहे हैं, यही है कंपनी का मतलब? नहीं, ब्रेड का मतलब, कंपनी की ब्रेड्स क्या है? प्रॉफिट। कुछ लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और वो प्रॉफिट कमाना है कंपनी का काम। सो बेसिकली ओरिजिनली रेफर्ड टू एज विद एंड टुगेदर, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस। ग्रुप ऑफ पर्संस साथ में मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। कौन से वाले पर्सन हैं ये? जो सेम तरीके की सोच रखते हैं। आपको भी वही बिजनेस करना है, आपको भी वही बिजनेस करना है। हमें क्या बिजनेस करना है? क्रॉकरी बनानी है हमें। आपको भी, आपको भी, आपको भी। चलो मिलके कंपनी बनाते हैं। सबकी कॉमन सोच है। ठीक है, सो वी कॉल देम लाइक माइंडेड पर्संस। सो एसोसिएशन ऑफ पर्संस मींस ग्रुप ऑफ पर्संस जो अपनी मील्स साथ में लेते हैं। मील्स मतलब प्रॉफिट साथ में कमाते हैं। So in popular parlance, a company is defined, company denotes the group of like-minded persons. ये थोड़ी सी इमेज बीच में आ गई है गलती से। Okay, company denotes the group of like-minded persons जिनकी कॉमन सोच है, सेम तरीके का बिजनेस करना है, who form the company for the purpose of carrying on some business and to earn profit together. So this is the meaning of company. Like-minded persons doing business together and earning profits together. This is the meaning of a company. और आप अपने भी सेंस में एक कंपनी का मीनिंग लिख सकते हो, गलत नहीं करेंगे वो। रीजन मीनिंग है, अपने सेंस में लिखो, बट वो सही होना चाहिए। इन लीगल सेंस, चलो अब लॉ की लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कंपनी क्या है। कंपनी एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन थी ना। कौन है लाइक माइंडेड पर्सन? बच्चों ये नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन लाइक ऑल ऑफ अस, जिनका नेचुरल प्रोसेस से बर्थ हुआ है, मम्मी पापा ने जन्म दिया हमें, और हम लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कंपनी बना सकते हैं। और हमारे अलावा जो आर्टिफिशियल पर्सन हैं, जो कहीं दिखाई नहीं देते, वो भी कंपनी बना सकते हैं। कौन है ये पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन जो हमने देखे नहीं है, वो कंपनी है। हम लोग भी कंपनी बना सकते हैं, और एक कंपनी भी एक कंपनी बना सकती है। कंपनी इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी भी कंपनी बना सकती है। ठीक है, सो दोनों ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कंपनी को एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंट्री में। कौन सा एग्जिस्टिंग लॉ चल रहा है हमारे पास कंपनी वाला? कंपनीज एक्ट 2013। लेट्स चेंज द कलर, व्हाइट रख लेते हैं। हाँ जी, तो ये रहे नेचुरल पर्सन, हम लोग की तरह दिख रहे हैं। ये देखो, ये गरिमा है, ये हर्षिता है, ये हरतरन है, इसको बना देते हैं हरतरन। ठीक है, तो ये सब पर्सन्स तो बना सकते हैं। इन्होंने क्रॉकरी का बिजनेस करना है, या तो आप अपने साथ कोई और कंपनी को मिला लो। ये कॉमन पर्सन्स कंपनी के साथ मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं, 3-4 कंपनियां अलग से मिलकर कंपनी बना सकते हैं, और चाहे तो ये सिर्फ नेचुरल पर्सन्स ही मिलके एक कंपनी बना सकते हैं। कॉम्बिनेशंस जैसे भी आप बनाना चाहो, आपकी मर्जी है। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना? उसमें भी लिखा हुआ था ना कि आर्टिफिशियल पर्सन्स भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो आज हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ लिया कि आर्टिफिशियल पर्सन्स यानी कि कंपनी तक बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं। दोनों चीजें आपने पढ़ ली। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। जब भी बच्चों अब डेफिनेशन की बारी आ गई, तो ये लॉ की डेफिनेशन है। लॉ की तो हर चीजें सेक्शंस में लिखी होती है। तो सेक्शन क्या है? कौन सा सेक्शन है जहां पे कंपनी की डेफिनेशन है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। Section 2, clause 20. And why am I calling it a clause? Why not subsection? देखो,
हम वैसे सेक्शंस पता है कैसे रीड करते हैं? 4, 3, C2। अब इसको रीड कैसे करूंगी मैं? सेक्शन 4, सब सेक्शन 3, क्लॉज C, सब क्लॉज 2। अब आप कहोगे मैम यहां पे तो आप सब सेक्शन बोल रहे हो, बट इसको आपने क्लॉज क्यों बोला? क्योंकि ये सेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस है। वी हैव इन टोटल मोर देन 90 डेफिनेशंस इन कंपनीज एक्ट, और सबके लिए एक ही सेक्शन है, सेक्शन 2। इतनी सारी डेफिनेशंस और एक सेक्शन, और इस सेक्शन को हमें एक नाम दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। चीजों को जो मीनिंग है, डेफिनेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। 2-2, 3-3 लाइंस में डेफिनेशन बताई हुई है। तो सारी डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट की सेक्शन 2 में ही है। तो सेक्शन 2 को बोलते क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसीलिए सेक्शन 2 के अंदर एक ही ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। सिर्फ सेक्शन 2 के अंदर जो आएगा उसको क्लॉज बोलना है। बाकी सेक्शन 3, 4, 5, 6 कोई भी और सेक्शन हो, उसके बाद जो पहला आता है उसको सब सेक्शन, फिर उसके अंदर भी एक पॉइंट आता है तो उसको क्लॉज, और उसके अंदर एक पॉइंट आता है तो सब क्लॉज। तो दिस इज हाउ वी रीड सेक्शंस इन लॉ। इसके बाद लिखवा भी दूंगी मैं आपको, या कल की क्लास ये वाले बेसिक्स की रखी है मैंने, तो कल हम वो कर लेंगे, परसों की क्लास आई मीन। सो अब सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी का डेफिनेशन क्या है? कंपनी, any company incorporated under this act or under any previous company law is a company। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनाई है, दिस एक्ट मतलब बेटा जब भी मेरे सब्जेक्ट में दिस एक्ट बोलूंगी मैं किसी भी चैप्टर में, तो आप क्या समझ जाना, कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है। और प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब इससे पहले कौन सा चल रहा था? 1956। सो दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एग्जाम्पल की बारी आ गई, मैम एग्जाम्पल दे दो। चलो, अब कंपनी बनाई है मैंने हर्षिता प्राइवेट लिमिटेड। कब बनाई कंपनी? मैंने बनाई है 2025 में। 2025 में कोई भी कंपनी बनाओगे, इसके ऊपर कौन से वाला लॉ लगेगा? 1956 से 2013 वाला? 2013। तो मतलब नई वाली कंपनी है, नया वाला एक्ट लग रहा है। तो इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से, कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से क्या ही कंपनी है? हर्षिता प्राइवेट लिमिटेड। यस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, ये सब 1956 वाले एक्ट में बनाई गई कंपनीज थी। क्या ये भी आज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपनी है? यस, लिखा तो हुआ है, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पिछले वाले एक्ट में बनाई हो या इस वाले एक्ट में बनाई हो, नए वाले एक्ट के हिसाब से दोनों ही क्या है? कंपनीज। सिर्फ फर्क ये हो गया कि पुरानी वाली कंपनीज को भी आज कौन सा वाला एक्ट फॉलो करना पड़ रहा है? 2013 वाला एक्ट। वन मोर टाइम, एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज अ कंपनी। ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज बोलो 20। One more time, section 2 clause 20 is the definition section of company। चलो आगे चले, मीनिंग भी पढ़ लिया, डेफिनेशन भी पढ़ लिया। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनी? हम कुछ तरह की कंपनीज भी फॉलो करेंगे यहाँ पे। कंपनीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। द कंपनीज आर क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरीज। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनीज है हमारे पास, लेकिन बेसिक तो 3 ही होती है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। बाकी सब क्या है? टैग्स है। इन्हीं कंपनीज को कभी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बोल देंगे, रहेंगे पब्लिक प्राइवेट ही, बस बन जाती है कभी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, है वही पब्लिक प्राइवेट या ओपीसी। बेसिक 3 ही होती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी के हिसाब से पहले 3 तरह की कंपनीज हम कवर करेंगे। क्या क्या नाम है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। पढ़ा तो है आपने? कहां पढ़ा है बताओ? CSET में पढ़ा है आपने। सो कंपनीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। द कंपनीज आर क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सबसे पहली टाइप की कंपनी शुरू कर रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सेक्शन 2 क्लॉज 22, सेक्शन 2 क्लॉज 21 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 92। स्टार्टिंग से आदत डालो सेक्शन याद करने की। सिलेबस जब बीच में आता है तब बच्चों को याद आता है, अच्छा सेक्शंस भी कुछ है। हम तो जब आंसर लिख के आते हैं, मैम और सर तो नंबर काट देते हैं। क्यों?
बट एग्जाम में भी नंबर कटेगा। ये एग्जीक्यूटिव लेवल है, यू नीड टू राइट सेक्शंस, एटलीस्ट 10 से 15 सही सेक्शंस आपके एग्जाम में होने चाहिए। आपने स्टार्टिंग से आदत नहीं डाली तो फिर डर लगेगा और कभी भी सेक्शंस याद करने की आदत ही नहीं होगी। और फिर सीएस बन गए, क्लाइंट आया आपके सामने, सर सेक्शन 92 समझाना प्लीज, आपको पता ही नहीं है तो एनुअल रिटर्न का सेक्शन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? फिर सीएस बन गए, फिर सेक्शन भी नहीं पता होंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आदत डाल लो, चार्ट बना लो, हर चैप्टर के आगे ना एक छोटे से वो स्टिकी नोट्स आते हैं, उसको स्टिक कर देना, सीरियल ऑर्डर नंबर में छोटे छोटे सेक्शंस लिख लिया आपने, ठीक है, और सिर्फ एक हेडिंग लिखनी है कि ये इसका सेक्शन है, ये इसका सेक्शन है, ताकि आप सीरियल ऑर्डर नंबर में पढ़ना भी वैसे ही और उसके बाद याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए। जब भी फ्री टाइम में वो स्टिकी नोट्स खोल लिए और पढ़ लिया, आपको धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे। 350 नहीं, 100 तो करोगे कम से कम, कुछ तो लिख पाओगे। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 क्लॉज 22 बताती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मैं एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। ओके, अब लास्ट बॉय, बेटा क्या नाम है आपका? रुद्र। रुद्र, आप एक कंपनी में गए मेंबर बनने के लिए। मेंबर बनने के लिए बच्चे शेयर खरीदना होता है, तो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, हेल्ड मतलब 100 रुपए का शेयर है इसके पास, उसमें से कहता है मेरे पास तो 50 रुपए ही है अभी, कंपनी को पे कितना किया? ओनली ₹50। बेटा अनपेड अमाउंट कितना बचा है इस पे? ₹50 का। तो अब रुद्र से सिर्फ कितना पैसा हम मांग सकते हैं? ₹50, जितना उसने शेयर हेल्ड किया है उसके ऊपर जो अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतनी ही इसकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है। ऐसा होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में। ये कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर देती है, जब मेंबर बनता है जो, उसकी लाइबिलिटी लिखी होती है एक बुक में जिसका नाम है एमओए। एमओए का एक क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज, उसमें हर मेंबर की लाइबिलिटी कितनी कितनी है वो लिखी रहती है, ठीक है। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एक ऐसी कंपनी है जहां पे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स देखना है, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं देखते, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड है। भाई कितनी लिमिटेड है? मेमोरेंडम में लिखी है जितनी, कितनी लिखी है? एनी अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम। हेल्ड कितना किया है? 100, उस पे अनपेड कितना है? 50। बस इतनी लाइबिलिटी है रुद्र की, रुद्र से और ये पैसा इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। ऐसी कंपनी का नाम बोलो क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एक बार इंग्लिश में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज अ कंपनी in which the liability of member is limited, कहां लिखी है? in memorandum of association। कितने अमाउंट से? to the extent of share amount unpaid on the share held by him, ठीक है। अब दूसरी कंपनी करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 21। अच्छा बेटा, आज आपका पहला दिन है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको ऐसी ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जिससे बच्चों को अब तक प्रॉब्लम आती है। कोई भी लॉ पढ़ रहे हो आप, बच्चे कहते हैं समझ तो आता है, क्लास में पढ़ते हैं, घर जाके आप सेम डे पढ़ लो, आपको वो चीज पक्की होनी शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं 24 आवर रिविजन कॉन्सेप्ट, जो अब बहुत जरूरी है आपके लिए। एक भी दिन अगर आपने सोचा कि चलो कल पढ़ लेंगे, आज रिलैक्स करते हैं, आज फ्रेंड्स के साथ घूमाओ, बेटा घूमाओ, लेकिन पहले पढ़ लो या वापस आके पढ़ लो। जो क्लास में कराया जा रहा है उसको घर जाके आपने रिवाइज कर लिया तो लॉक हो जाएगा माइंड में। दोबारा जब पढ़ने लगते हैं वो चीज नई नहीं लगती। अब घर पे पढ़ना कैसे है, ये लॉ है, आपको खुद भी इंटरप्रेट करने की आदत होनी चाहिए। तो हम क्लास में ऐसा एक एक लाइन नहीं उठा सकते, आपको बहुत बोरिंग लगेगा। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो वर्ड टू वर्ड समझाने भी पड़ते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट होते हैं। घर जाके एक एक लाइन के हिसाब से आपको प्रॉपर पढ़ना है। और जैसे याद कैसे करें अब, क्योंकि लर्न करना भी आपको तब इंपॉर्टेंस लगेगी जब 4-5 चैप्टर्स कर लेंगे और लगेगा अरे पहले चैप्टर में क्या है, हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, नया पढ़ते हैं पुराना भूल जाते हैं। ये फीलिंग आएगी, ट्रस्ट मी, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई कैन टेल यू दिस थिंग। बहुत लेंथी सिलेबस होता है एग्जीक्यूटिव का, बहुत ज्यादा बल्क में सिलेबस होता है, 4-4.5 महीने लगते हैं इसको हमें कंप्लीट करने में, ठीक है। और साथ साथ हमें टेस्ट भी लेने हैं, रिविजन्स भी है। सो जैसे ही आप 3 पेजेस पढ़ो या मैक्सिमम 4 पेजेस, उसके बाद एक बार बुक बंद कर दिया करो और मन में मेमोराइज करो, अरे मैंने फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा था,
जब ये 4 पेजेस पक्के हो गए ना, ये 3 या 4 मिनट के लिए आपने ऐसा किया, फटाफट मन में मेमोराइज किया कि मैंने फर्स्ट पेज पे क्या किया है, उसमें जो जो पॉइंट्स थे मुझे याद है, मुझे समझ आए हैं, वो रट्टा तो नहीं मारा मैंने। उसके बाद आप 5वां पेज उठाओगे, अगले 4 पेजेस, एंड देन जस्ट मेमोराइज इट। ठीक है, हर चीज समझ के करनी है, कुछ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, और एट द एंड आपको इतनी सारी चीजें तो थोड़ा याद करने की हैबिट भी डालनी है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं होगा। होगा, फीलिंग आएगी कि अरे 6 चैप्टर हो गए, पहले में क्या है नहीं पता। ठीक है, और जब भी जैसे छुट्टी होती है, संडेज आते हैं, तो ट्राई करा करो हफ्ते में जो जो पढ़ा ना उसको सारा रिवाइज करना है। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21। इस बार प्रत्युष आप मेंबर बनने गए थे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। ये कंपनी शेयर वगैरह इशू शायद नहीं करेगी। ठीक है, तो मेंबर क्यों बने? ये कंपनी मोस्टली चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसको सेक्शनेड कंपनी नहीं बोलते हम। सेक्शनेड कंपनी क्या है? जो चैरिटी करती है। ओके, तो ये कंपनी ना तो शेयर इशू करेगी, शेयर भी इशू नहीं करती है। ठीक है, अब कंपनी में जो भी मेंबर बनेगा उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, इस बार भी कहां लिखी हुई है? एमओए में। कितनी लायबिलिटी है? प्रत्युष कहता है मैं यहां पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर बन रहा हूं, आई विल गिव यू अ गारंटी। किस चीज की गारंटी? मैं अपनी लायबिलिटी की खुद गारंटी दूंगा। जितनी मैं गारंटी दूंगा सिर्फ उतना ही पैसा मेरे से मांग सकते हो, उससे इतना 1 रुपया भी ऊपर नहीं मांग सकते आप मेरे से। कौन सी कंपनी? आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आई विल डिसाइड मैं कितनी लायबिलिटी रखूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल प्रत्युष बोलता है मैं 1 लाख रुपए की गारंटी दे रहा हूं, तो जब कंपनी की ऐसी हालत आएगी, कंपनी की वाइंडिंग अप, कंपनी की वाइंडिंग अप, उस समय पे अगर कंपनी के एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, पैसा देने बहुत सारे लोगों को देना है, बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, बहुत सारे डेट होल्डर्स हैं, अब उनको पैसा देना है, कंपनी के पास कहां से पैसा आएगा? एसेट्स तो कम है। अब कंपनी किसके पास जाएगी? प्रत्युष के पास। प्रत्युष 1 लाख रुपए आपसे चाहिए होंगे, आपने इतनी गारंटी ली हुई थी, 1 लाख से कुछ भी पैसा ऊपर इससे नहीं मांग सकते। और इसकी भी लायबिलिटी कहां पे लिखी हुई है? मेमोरेंडम में। लेकिन एक डिफरेंस है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। गारंटी वाले टाइम पे आप पैसा प्रत्युष से सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम मानोगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कंपनी बंद ही नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, तो पैसा मांग ही नहीं सकते। वाइंडिंग अप के टाइम पे ही गारंटीड अमाउंट मांगोगे सिर्फ। लेकिन यहां पे रुद्र से कब पैसा मांग सकते हैं? आपको पता है ना, शेयर कैपिटल में चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल करके कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाती है, तुम्हारा इतना अनपेड है पैसा दे दो, तो कभी भी मंगवा सकती है उस तरह से, या फिर अगर नहीं मंगवाया तो वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, जब कंपनी को जरूरत है कॉल्स करेगी, पैसा मंगवा लेगी रुद्र से, लेकिन प्रत्युष से गारंटी में सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन एक कॉमन चीज है दोनों कंपनीज में, दोनों की लायबिलिटी कहां लिखी हुई है? एमओए में। ठीक है, सो वी हैव डन 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ये शेयर इशू नहीं करती है गारंटी वाली कंपनी। नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी। इंडिया में ऐसी कंपनी होगी ही नहीं, अनलिमिटेड कंपनी। अगर ऐसी कंपनी होगी भी तो ये ऐसा ही कोई पर्सन बना सकते हैं कंपनी जो अलग से भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, जिनको कोई इनकम की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऐसी कंपनीज खोल लेंगे। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं है। मेंबर्स तुम्हारा कंपनी में जितना स्टेक है वो तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारा खुद का घर, गाड़ी, बंगला सब मांग सकते हैं, पर्सनल चीजें भी देनी पड़ सकती है, इतनी ज्यादा लायबिलिटी है, कोई लिमिट नहीं है। सो अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। कौन है? गरिमा बनोगी ऐसी कंपनी में मेंबर? कोई लायबिलिटी नहीं है। तुम्हारा कंपनी में स्टेक था 2 करोड़ रुपए का, वो तो मांग लिया, और पैसा चाहिए कंपनी को, और चाहिए, चलो अपना बंगला बेच दो। बेच दोगी? बेचना पड़ेगा बेटा। कौन सी कंपनी में मेंबर हो आप? अनलिमिटेड कंपनी। चलो बंगला भी बेच दिया, गाड़ी बेच दो, कुछ नहीं बचा इसके पास, बैंक करप्ट हो गई। कंपनी कहती है कोई नहीं, किडनी बेच दो,
ऐसा होता है क्या? नहीं, नाम है बस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कभी तो लिमिट आई ना, पर्सनल भी खत्म हो गया तो लिमिट है ना, अपने आप को थोड़ी बेच देगा इंसान। ठीक है जी, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी। जल्दी बोलो तीनों के नाम। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तीनों समझ में आई तो आगे चलो। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एंड वन मोर ओपीसी। 3 तरह की जो बेसिक हमारे पास कंपनीज होती है, लेट्स कवर दैट। सो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, पिछली बार लायबिलिटी किसकी थी? मेंबर्स की। इस बार कंपनी में मेंबर्स कितने होंगे उस हिसाब से बच्चों 3 तरह की कंपनी है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी, एक एक करके। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ पब्लिक कंपनी, बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, यहीं से शुरू करते हैं। स्टूपिड डेफिनेशन है इसकी, कुछ समझ नहीं आता है। पब्लिक कंपनी लिखते हैं, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बताओ, फिर प्राइवेट कंपनी भी ये लिख देगी, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ये वही बात होगी, मेरा घर तुम्हारे सामने, तुम्हारा घर मेरे सामने, हम दोनों अगर आमने सामने, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। सो बेटा पब्लिक कंपनी में लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी नहीं है ये। तो प्राइवेट कंपनी जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा है क्या पब्लिक कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना होता है जितना प्रिस्क्राइब्ड होगा। अब ये क्या है, ये 4 शब्द क्या है, बार बार आते रहते हैं ये, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब भी ये 4 शब्द आप देखते हो तो मतलब ये बात कर रहे होंगे रूल की। रूल खोल के पढ़ो, सेक्शन की डेफिनेशन हो या कोई भी सेक्शन हो, उसकी क्लैरिटी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल छाप के। तो रूल जब हमारे पास आया था तो हमें पता चला कितना कैपिटल होता है पब्लिक कंपनी में, कितना होता है? वाह वाह, 14 करोड़, 10 करोड़। हाँ जी, ये कहाँ पढ़ा आपने? ओ माय गॉड, कितना करोड़? कोई करोड़ नहीं, कुछ नहीं भाई, कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, यू कैन मेक अ पब्लिक कंपनी। 5,000 है, मेक अ पब्लिक कंपनी। ये पुराना जमाना नहीं है, पुरानी वाली कंपनीज एक्ट नहीं है। पहले के टाइम पे हमें चाहिए होते थे 5 लाख रुपए टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी एंड 1 लाख रुपीज टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। आज ये कोई लिमिट है ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो कंपनी नहीं बना पाते थे, एक सोच रह जाती थी कंपनी बनाएंगे कभी तो। आज वो लिमिट ही हटा दी है। हमने खोल के देखे रूल्स, और रूल्स में लिखा हुआ है नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट है ही नहीं, जितने पैसे हैं उतने में बना लो तुम पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है जिनके पास आइडिया है बट मनी की प्रॉब्लम है। मनी वैसे तो गवर्नमेंट दे देती है आपको बिजनेस करने के लिए, बट नहीं है तो आप ऐसे भी जितने पैसे हैं बस जस्ट फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, सो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हट चुकी है। और एक ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये लिखा है पब्लिक कंपनी के मतलब में। अब ये स्टार मार्क जो मैंने किया हुआ है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, तो अभी इसको स्किप करना पड़ेगा। ये हम पढ़ेंगे जब सब्सिडरी कंपनी पढ़ेंगे क्या होती है। नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 68। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। इसके भी जब हमने रूल्स खोल के देखे तो हमें पता चला देयर इज नो लिमिट। मतलब आज की डेट में पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी एंड इवन कोई भी कंपनी बना लो, यू डोंट नीड एनी कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, जब आपने इस कंपनी के आर्टिकल्स खोले, आर्टिकल्स क्या है? रूल बुक। कंपनी चलाने के लिए हर एक कंपनी की एक रूल बुक होती है, वो उसी कंपनी के ऊपर लागू होती है। ठीक है, जैसे आईजीपी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इसके खुद के कुछ रूल्स हैं, तो ये हमारे रूल किसी और कंपनी पे तो लागू नहीं होंगे ना, हमारी कंपनी पे लागू है। और ऐसे ही रूल्स हम लगा सकते हैं जो लॉ कहता है। तो लॉ ने हमें बताया कंपनी के आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखी होंगी तो वो प्राइवेट कंपनी है। 3 चीजों की शॉर्ट फॉर्म है आपके लिए, RLP। RLP, R से रिस्ट्रिक्शन, L से लिमिटेशन, P से प्रोहिबिशन। R क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी चीज के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं, मना करते हैं वो चीज करने के लिए। कर तो सकते हो बट विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। कहते हैं प्राइवेट कंपनी हो तुम्हें कभी भी अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं करने देना है। ट्रांसफर करने दो, शेयर का नेचर ही है, बेसिक नेचर है ट्रांसफरेबल, बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस।
तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं करने देती, पब्लिक कंपनी अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल करने देती है। डिफरेंस पता चला पब्लिक प्राइवेट। अब लिमिटेशन, लिमिट है कुछ यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ होंगे 200, 200 से ज्यादा मेंबर है तो वो पब्लिक कंपनी है। अब देखो लाइन शुरू कैसे हो रही है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी वाली प्राइवेट कंपनी छोड़ के, ओपीसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी गाइस, एक नई चीज आपके सामने। तो ओपीसी वाली जैसी प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसको तो छोड़ दो, बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 200। तो ओपीसी में मैक्सिमम कितने होते हैं, 1, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1, इसीलिए इसको हटा दिया, इसमें 200 नहीं हो सकते ना। आगे चलते हैं। अभी किसी चीज की प्रोहिबिशन है, जो कतई मना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, बिग नो। रिस्ट्रिक्शन में तो फिर भी कर लिया था, कर तो लिए थे ना शेयर ट्रांसफर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ। प्रोहिबिशन मतलब कतई नहीं कर सकते आप वो काम। क्या काम नहीं करेंगे, जब भी ये शेयर्स इशू करेगी, करती है ना, आईपीओ कर सकती है प्राइवेट कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर्स बांटे। तो जब भी आईपीओ करती है, कभी भी अपने लोगों को, जिन लोगों को शेयर्स बांटने हैं, इनवाइट नहीं करेगी, इनविटेशंस नहीं भेजेगी, जोरों शोरों से एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करती है, प्रोस्पेक्टस नहीं छापती है, ठीक है, अलाउड नहीं है बेटा। कर जरूरत भी क्या है, 200 ही तो लोग हैं, क्या प्रोस्पेक्टस पे पैसे बांटोगे, वेस्ट करेंगे। सो प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कभी भी इनवाइट नहीं करेंगे, मनाही है। जिसके आर्टिकल्स में ये 3 चीजें लिखी है, जिसकी रूल बुक में ये 3 चीजें लिखी है, आरएलपी, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, वो प्राइवेट कंपनी है, जिसमें ये नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। वापस से, रिस्ट्रिक्शन किस चीज की है, शेयर इजीली ट्रांसफर नहीं करने देंगे, लिमिटेशन 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, और प्रोहिबिशन शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करेंगे पब्लिक को। तो कैसे कैसे शेयर बांटेंगे बताओ, जब इनवाइट नहीं कर रहे, तो कोई इनविटेशन नहीं भेज रहे, तो कैसे आएंगे लोग शेयर खरीदने। आप पर्सनली जाओ उनके पास, उन्हें कन्विंस करो कि आओ आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। आप पर्सनल मीटिंग्स करो, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से जाके मीटिंग्स करते हैं, कन्विंस करते हैं, और मोस्टली अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स, फैमिली को शेयर्स बांट देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद सिलेक्ट करते हैं 200 लोग कौन होंगे। इनवाइट कोई भी जनता नहीं आ सकती कि हमें शेयर दे दो, हमें शेयर दे दो, ये रूल चलता है पब्लिक कंपनी में, ठीक है जी। अब यहां पे ही मैंने बोला 200 से ज्यादा नहीं होंगे, तो कौन होंगे ये 200 लोग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक नाउ। ये 200 के लोग जो लिमिट है कैलकुलेट करने के लिए, वी हैव 2 रूल्स। फर्स्ट रूल, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग, गरिमा एंड नाजिया, ये 2 लड़कियों ने मिलके 200-200 रुपए डाले और 400 रुपए का एक शेयर खरीद लिया है आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, आईजीपी प्राइवेट लिमिटेड का 400 रुपए का एक शेयर खरीदा है, और दोनों ने 200-200 रुपए पे किए, तो क्या हम इनको जॉइंट शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, जॉइंटली आधा आधा शेयर खरीद रहे, यस। तो जो लोग 2 या 2 से ज्यादा मिलके लोग एक या एक से ज्यादा शेयर लेते हैं, उन लोगों को प्राइवेट कंपनी में हम सिंगल मेंबर मानेंगे, क्योंकि शेयर तो एक है ना तुम्हारे पास, चाहे तुम आधा आधा पे कर रहे हो। प्राइवेट कंपनी में लिमिट ही हमारे पास बहुत कम है, इसीलिए हम तुम्हें सॉरी 2 अलग अलग लोग नहीं मान सकते। तुम 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी लोग हो, मिलके शेयर ले रहे हो, तो हम तुम्हें एक ही ट्रीट करेंगे बस। ये प्राइवेट कंपनी में चलता है, और पब्लिक कंपनी में जितने लोग उतने मेंबर्स मान लो, गया कोई लिमिट नहीं होती है ना, खुली लिमिट है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का फर्स्ट रूल समझ में आया, जो लोग जॉइंटली शेयर ले रहे हैं उनको सिंगल मेंबर मानना। सेकंड रूल, जितने भी प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज हैं उनको कर देना माइनस, इंक्लूड मत करना 200 के लिमिट में। 200 की लिमिट में एम्प्लॉयज जिन्होंने शेयर लिया उनको भी डाल दिया, तो कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, मेंबर्स अलग से, एम्प्लॉयज को अलग से गिन लिया तुमने, 200 की लिमिट तोड़ के पता नहीं कहां पहुंच जाओगे आप। 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज है फॉर एग्जाम्पल आईजीपी में, एग्जाम्पल, ठीक है, और सबको अगर खुश करने के लिए ईएसओपी दे दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सबको शेयर बांट दिए कि इस साल सैलरी के साथ साथ हम आपको बोनस के रूप में एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं, तो सब शेयर होल्डर बन गए,
और सबको क्या फिर मेंबर मानने लगोगे? नहीं, जो भी प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉय रह चुका है, अगर उनके पास शेयर है या थे भी, तो उनको 200 की लिमिट में मत गिनना। शेयर होल्डर्स को अलग रखना, एम्प्लॉयज को अलग रखना। तो ये प्रेजेंट एम्प्लॉयज को देखना तो बहुत आसान है, जो प्रेजेंटली कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है आज की डेट में। तो ये पास्ट एम्प्लॉय कौन से है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ है। ऐसे पर्सन जो 2 साल पहले कंपनी के एम्प्लॉयज थे, जब वो एम्प्लॉय थे उन्होंने सोचा चलो शेयर भी खरीद लेते हैं, या कंपनी ने उनको शेयर दे दिया, तो वो शेयर खरीदने के साथ साथ एम्प्लॉय भी थे। क्या वो 200 की लिमिट में थे? नहीं, प्रेजेंट थे ना तब वो प्रेजेंट एम्प्लॉय। लेकिन आज वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन जो शेयर खरीदा था ना 2 साल पहले, वो आज भी है इनके पास। तो क्या अब मानने लगोगे इनको मेंबर? अभी भी मत मानना, क्योंकि आज की डेट में वो क्या कहलाए जा रहे हैं? पास्ट एम्प्लॉयज। ना तो प्रेजेंट वाले एम्प्लॉय को लेना है, ना पास्ट वाले एम्प्लॉय को लेना है। ये रूल नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है? सो पर्सन जो फॉर्मली यानी कि पास्ट में कंपनी के एम्प्लॉय थे, और जब एम्प्लॉय थे साथ में मेंबर्स भी थे, तो तब भी नहीं गिना था हमने इनको। लेकिन आज मेंबर तो है, शेयर तो लिया हुआ है, बट एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है, पास्ट एम्प्लॉय बन चुके हैं, इसीलिए आज भी उनको माइनस की लिस्ट में ही रखा हुआ है। सो दिस इज सेकेंड रूल ऑफ calculating the limit of 200 persons in case of private company. Private company is a company whose minimum paid up share capital has been prescribed. क्या prescribed है? No limit. जिसके आर्टिकल्स में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आर एल पी। व्हाट इज आर? रिस्ट्रिक्शन, किस चीज की? शेयर इजीली ट्रांसफर करने की। लिमिटेशन 200 मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं, और प्रोहिबिशन इनवाइट नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक को, सॉरी। हाउ डू वी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ 200 पर्सन? जो पर्सन ज्वाइंटली शेयर ले रहे हैं उनको इंक्लूड, सॉरी, उनको सिंगल पर्सन मानना है, और जो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है। सो वी हैव thoroughly and successfully covered private company. There are some amendments for that, वो भी साथ में कवर करते हैं क्या चेंजेस आए थे। कहते हैं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हट चुकी है इवन फॉर सेक्शन 8 कंपनी ऑल्सो। बच्चों जो चैरिटी करती है, डोनेशन करती है, 5 जून 2015 को नोटिफिकेशन आई थी। आज की डेट में चैरिटी करने वाली कंपनी सेक्शन 8 भी बनानी है तो भी कोई कैपिटल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है? कोई लिमिट उसमें भी नहीं है। द अबव मेंशन एग्जेम्पशन shall be applicable to section 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी तुम्हें बिना कैपिटल रखे कंपनी बनाने दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना है आरओसी में। टाइम टू टाइम एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, वो भरना पड़ेगा। तो आपको जरूर हम ये एग्जेम्पशन दे देंगे। कंपनी बनाओ और कैपिटल की रिक्वायरमेंट छोड़ दो, कोई लिमिट नहीं है। बस ये 2 सेक्शंस का पालन कर लेना, सेक्शन 137 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और सेक्शन 92 मतलब एनुअल रिटर्न का। ओके, सिंस नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड सो फार, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। कोई लिमिट नहीं है मिनिमम कैपिटल की। चलो जी आगे चलते हैं। सो वी हैव कवर्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज? पहले 3 लाइबिलिटी के हिसाब से, एंड नाउ 2, 5 कंपनीज हो गई हमारी। आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ओपीसी रह गया। ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है, ठीक है? ओनली 1 पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी नोन एज ओपीसी। मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। बच्चे इतना छोटा सा मीनिंग लिखा हुआ है इसका। ओके, अब चलते हैं लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, लिस्टिंग के हिसाब से वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये कंपनी है, इसको बहुत पैसे की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल फॉर ग्रोथ। इसके पास एक तरीका है पैसा लेकर आने का, शेयर्स इशू कर दो। तो इसने शेयर्स इशू किए, इसने आईपीओ किया, ठीक है? जो शेयर होल्डर्स हैं
उन्होंने डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीद लिए। कब तक डायरेक्टली शेयर खरीदते जाओगे? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पब्लिक कंपनी नाउ। पब्लिक कंपनी एक बार जब आईपीओ कर लेती है तो उसके दरवाजे ओपन हो जाते हैं कि अब वो अपनी शेयर्स की लिस्टिंग करा सकती है। कहां पे? अब ये पब्लिक कंपनी पहुंचेगी एक बॉडी के पास जिसका नाम है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी या फिर बीएससी। अब ये हमारे देश के दो बड़े रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। किसी और स्टॉक एक्सचेंज को भी बड़ा बनना है तो जाओ जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन मांग लो, एप्लीकेशन भरो, सेटिस्फाई करो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यू विल गेट रिकॉग्नाइजेशन। बट इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन खुद अचीव किया अपने काम से। इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इन्हें रिकॉग्नाइजेशन दी है, एनएससी और बीएससी को। सो जब आप अपने शेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन आरएससी को दे देते हो, मतलब आपने अपने शेयर्स की लिस्टिंग करा ली है। अब ये कंपनी बन चुकी है लिस्टेड कंपनी। तो अब जिस भी जनता को ये शेयर बेचेगी तो डायरेक्टली नहीं आएंगे लोग इनके पास, नो, लोग जाएंगे आरएससी की वेबसाइट पे, इनके पोर्टल पे, इनकी एप्लीकेशंस पे, और खुद चूज करेंगी ऐसी और कितनी कंपनीज है जहां से हम शेयर्स खरीद सकते हैं। जो सबसे बढ़िया लगता है उस कंपनी के शेयर ये लोग एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू खरीद लेते हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग शेयर्स इशू कर पाते हैं। कंपनी खुद से कितने लोगों को अप्रोच कर पाएगी, कितने लोगों को एडवर्टीजमेंट कर पाएगी, तो एरिया कम हो जाता है ना, स्कोप कम हो जाता है। लेकिन एनएससी और बीएससी में तो लाखों करोड़ों लोगों ने भी इनरोल किया होता है, तो कंपनीज भी लिस्ट कराती हैं, तो बहुत एक प्लेटफॉर्म बन जाता है बड़े लेवल पे शेयर्स इशू करने के लिए। लोगों को कंपनीज मिल जाती है और कंपनीज को शेयर होल्डर्स मिल जाते हैं और पैसा मिल जाता है। ठीक है जी। तो जिस भी कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स की लिस्टिंग यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आरएससी में दर्ज करा दी है, उस कंपनी का नाम बन जाता है लिस्टेड कंपनी। एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही बन सकती है एक लिस्टेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी कभी अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कराती है। ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड एक पब्लिक कंपनी है, याद रखना। चले आगे। अनलिस्टेड कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। रिकॉग्नाइज तो छोड़ो, कोई नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं है। दैट कंपनी, दैट पब्लिक कंपनी इज नोन एज अनलिस्टेड कंपनी। सो अ पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसको हम बोलेंगे अन या नॉन लिस्टेड कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट, on the basis of government control, we have two types of company, government company and non-government company. Now what is government company? एक ऐसी कंपनी जहां पे गवर्नमेंट, कौन कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर इनका कॉम्बिनेशन, कम से कम 51% शेयर्स खरीद ले। कितने परसेंट? 51% शेयर खरीद लेती है, तो वो बन जाती है, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर लिया वहां पे कम से कम 51%। अगर आप पेपर में लिखकर आ गए मोर देन 50% तो आंसर गलत है। मोर देन 50% तो 50.1 भी होता है, लेकिन हमें कम से कम मिनिमम कितना चाहिए? 51। अगर 52 है, 53, 54 है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। फिर 49% है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो क्या वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, वो कुछ नहीं है, वो बस उसका नाम लो उस कंपनी का, पब्लिक है या प्राइवेट है, उसको वो वैसा बोलो। नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है? जहां पे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी शेयर नहीं खरीदा हुआ, गवर्नमेंट का 0 शेयर है, दैट कंपनी इज नोन एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट का 51 कम से कम शेयर है, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज, बीच का कुछ नहीं है, या तो 51 है या कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है। तो एक ऐसी कंपनी जहां पे कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसने हेल्ड किया है? या तो नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले, या फिर नंबर 2 एक स्टेट गवर्नमेंट ने या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स, दूसरा, तीसरा थोड़ा थोड़ा पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट, थोड़ा थोड़ा सेंट्रल, थोड़ा थोड़ा स्टेट, तीसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब ये सब्सिडरी वाली बात अभी नहीं करा सकती, स्टार मार्क कर देते हैं, जब सब्सिडरी कंपनी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो ये हम पॉइंट्स कवर कर लेंगे। सो वापस से
एक ऐसी कंपनी इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स एट लीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. कौन कौन सी गवर्नमेंट? ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स और partly by central government and partly by one or more state governments. I'll give you one example. So sorry. X Industries Limited एक कंपनी है जहां पे 25% शेयर लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 10% शेयर लिया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने. कितना हो गया बेटा टोटल? आगे जाके 15% शेयर ले लिए फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलके? राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने 15%. कितना हो गया बेटा? 50%. तो क्या एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? नो. एटलीस्ट कितना बनना चाहिए था? 51. ये तो 50 हुआ. सो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट का पूरा शेयर तो हो नहीं पाया यहाँ पे. तो क्या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? नो. कुछ नहीं. इसका नाम है एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. नो टैग. Okay, last two companies cover करेंगे and then we'll wind up the session since it is your first class. I don't want to make it too boring or too lengthy for you. ठीक है, एक short और crisp ही क्लास रखनी थी मुझे. काफी बच्चों का डेमो भी है आज. कुछ स्टूडेंट्स बाहर से भी हैं, कुछ मेरे ही पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं CSET के भी, और कुछ और स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट क्लास तक ज्वाइन कर लेंगे. आज 26 है ना, तो 27, 28, मैक्सिमम 30 या 28 तक और बच्चे आना शुरू हो जाएंगे. हमारे जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे, दे आर आउट समवेयर, आई डोंट नो, कहीं कहीं गए हुए हैं. सो दे विल कम बैक. सो फॉरेन कंपनी कवर करेंगे लास्ट, और बैंकिंग कंपनी. फॉरेन कंपनी क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 42. फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है, इंडिया में उसको फॉरेन कंपनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है ही बाहर की कंपनी. ये बनी ही कहाँ पे है? इंडिया से बाहर, अब्रॉड में, किसी भी देश में बनी है. उस देश पे उसका वाला कंपनीज एक्ट लगता है. तो वाई आर वी कॉलिंग इट अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया? रीजन, इंडिया में कुछ तो है इसका. क्या है इसका? या तो प्लेस ऑफ बिजनेस है. इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. इंडिया में या तो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है. कैसे खोला वो प्लेस ऑफ बिजनेस? खुद इसने आके, हाँ, या तो इटसेल्फ खुद ने खोला है, या फिर इंडिया में कोई रामलाल या श्यामलाल कोई एजेंट ढूंढ लिया है, उसके थ्रू एक प्लेस ऑफ बिजनेस है. या तो खुद से या किसी और के थ्रू. कैसे काम हो रहा है वहां पे? इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी काम हो सकता है, या फिजिकली कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी ऐसा काम हो रहा है. ठीक है. सो एक ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, which first point has a place of business in India? कैसे? खुद से या रामू के थ्रू एन एजेंट. कैसे? दिखाई दे रहा है वो ऑफिस? हाँ, फिजिकली दिखाई देता है वो ऑफिस, वहां काम हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग का. या फिर कोई ऑफिस नहीं दिखता है, बस इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऑफिस है. ठीक है. होता क्या है उस प्लेस ऑफ बिजनेस में? चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो या फिर फिजिकली ऑफिस हो, वो प्लेस ऑफ बिजनेस में होता क्या है? एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. इंडिया में कुछ तो बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है वहां पे. अब इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी हो रही है मतलब कोई मशीन से प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या कोई सामान बेचा है, खरीदा जा रहा है फिजिकली. और आई गिव यू वन एग्जांपल. एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल, वो यूएसए में बनी है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया में उसका कोई ऑफिस नहीं है. लेकिन इंडिया के स्टूडेंट्स को, एजुकेशन कंपनी है वो इंडिया से बाहर, इंडिया के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड में कोचिंग देती है. तो क्या वो फॉरेन कंपनी है या नहीं? यस, इट इज अ फॉरेन कंपनी. जरूरी नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस दिखता हो फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी होता है. और हो तो रहा है वहां पे बिजनेस ना. इंडिया के स्टूडेंट्स को एजुकेशन पढ़ा रहे ना, वो कोचिंग दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, और पैसा कमा रही है ना वो कंपनी, तो हो गया ना बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. ठीक है. तो इट इज अ फॉरेन कंपनी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया. वापस से, फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. कैसे? थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एनी ऑफ इट्स एजेंट, फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. एंड हो क्या रहा है इस ऑफिस में?
बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, इसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। लास्ट कंपनी कवर करेंगे बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अकॉर्डिंग, इसकी खुद की डेफिनेशन है ही नहीं कंपनीज एक्ट में, इनकी डेफिनेशन तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है, तो हम बस इतना बता देंगे बैंकिंग कंपनी इज अ कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उनके वाले एक्ट में जो डेफिनेशन है हमारे वाले एक्ट में भी वही छाप दिया, वही कहते हैं वही डेफिनेशन है बैंकिंग कंपनी की कंपनीज एक्ट में, जो डेफिनेशन उनके खुद के सेक्शन में उनके एक्ट में है वही सेम है हमारे यहाँ पे भी, कुछ अलग नहीं दिया। इनका खुद का भी एक्ट होता है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सो दैट इज वाई नो डेफिनेशन एज सच। कुछ डिफरेंट क्यों होगा बेटा, अपने एक्ट में कोई और डेफिनेशन है, हमारे यहाँ पे कोई और डेफिनेशन दे देंगे कंपनीज एक्ट में, लोगों को समझ नहीं आएगा ना फिर कौन सी वाली डेफिनेशन फॉलो करनी है। ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने आज की क्लास में किए। हम क्या करेंगे, आप लोगों का ग्रुप है एग्जीक्यूटिव का ग्रुप, कितने बच्चे ऐड किए हुए हैं उसमें? आप अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स एडेड हैं, व्हाट आई कैन डू, मैं उतने बच्चों को ये जो हमारी फाइल है आज मैं सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से रिवाइज करके आ सकते हो नेक्स्ट क्लास के लिए। जो बच्चे अभी ऐड नहीं हुए हैं उनके साथ सॉरी मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, वंस यू आर द पार्ट ऑफ आईजीपी मैं मान लूंगी, तो उसके बाद ही हम कोई भी नोट्स वगैरह आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, सो अगर आपको अच्छी लगी है क्लास हमारी, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आप प्रॉपर तरीके से फिर पढ़ भी पाए। ठीक है जी, अच्छी लगी आज की क्लास, समझ में आया सब कुछ? आई होप वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। अभी मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगी, लाइट इन द सेंस कि थोड़े बेसिक्स वाले पार्ट पे जाऊंगी, एंड देन प्रॉपरली फिर हम स्टार्ट करेंगे 1 से 2 हफ्ते के बाद। तब तक आप मोस्ट प्रोबेबली अपने एग्जाम से भी फ्री हो जाओगे, कॉलेज वाले जितने भी बच्चों के एग्जाम है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज मैंने जो जो आपको बताया कैसे तैयारी करनी है, स्टार्टिंग से कैसा वाला सीरियस रहना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, वो प्लीज आप स्टार्टिंग से नोटिस करेंगे और वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन नाउ।